हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज की हमारी क्लास में पॉलिटी में भारत के संवैधानिक विकास के बारे में आज तीसरी क्लास है। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास। आइए आज हम 1813 के चार्टर अधिनियम की शुरुआत करते हैं। इससे पहले के अधिनियम को हम पहले की दो क्लासेस में देख चुके हैं। आइए आज की देखते हैं भारत 1813 का चार्टर अधिनियम। आइए सर्वप्रथम हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पृष्ठभूमि इसकी है, नेपोलियन बोनापार्टा को फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 की संतान माना जाता है। उन्होंने कॉन्टिनेंटल सिस्टम नामक एक प्रणाली की शुरुआत की जो नेपोलियन द्वारा ब्रिटिश वाणिज्य के विनाश के माध्यम से ग्रेट ब्रिटेन को पंगु बनाने के लिए डिजाइन की गई नाकाबंदी थी। यूरोप में महाद्वीपीय व्यवस्था ने फ्रांस से संबद्ध या उस पर निर्भर यूरोपीय देशों में ब्रिटिश माल के आयात पर रोक लगा दी। इस महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण ब्रिटिश व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ और उन्होंने एशिया में ब्रिटिश व्यापार में हिस्सेदारी और ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने की मांग की। अंत में 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत ब्रिटिश व्यापारियों को एक सख्त लाइसेंसिंग प्रणाली के तहत भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई। आइए अब हम लोग 1813 के चार्टर अधिनियम के प्रावधानों को देखते हैं। अधिनियम में क्या प्रावधान थे? सर्वप्रथम एकाधिकार की समाप्ति। चाय, अफीम और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत लागू होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नियम का विस्तार। इस अधिनियम ने कंपनी के शासन को और 20 वर्षों तक बढ़ा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश संपत्ति पर ब्रिटिश संप्रभुता को फिर से स्थापित किया। आइए हम लोग धार्मिक प्रचार को देखते हैं। इस एक्ट 1813 के चार्टर अधिनियम ने उन ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दी जो नैतिक और धार्मिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए भारत जाने की इच्छा रखते थे। विलियम विल्बर फोर्स के नेतृत्व में ईसाई मिशनरी भारत आई। कंपनी के राजस्व लाभ को नियंत्रित करना। अधिनियम कंपनी के क्षेत्रीय राजस्व और व्यापारिक लाभ को नियंत्रित करता है। कंपनी का लाभांश 10.5% प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया था। आइए अब हम इसके अन्य प्रावधानों को देखते हैं कि 1813 के चार्टर अधिनियम में और क्या क्या प्रावधान किए गए थे। सर्वप्रथम नियंत्रण बोर्ड की शक्ति को परिभाषित किया गया तथा उसका विस्तार भी कर दिया गया। ब्रिटिश व्यापारियों तथा इंजीनियरों को भारत आने तथा यहाँ बसने की अनुमति प्रदान कर दी गई, लेकिन इसके लिए उन्हें संचालक मंडल या नियंत्रण बोर्ड से लाइसेंस लेना आवश्यक था। कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने की व्यवस्था की गई। इसकी सिर्फ व्यवस्था की गई परंतु इसमें से 1 भी रुपया खर्च नहीं किया गया था। इस कानून ने भारत को स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। कर भुगतान नहीं करने पर दंड की भी व्यवस्था की गई। कर से यहाँ पे व्यवस्था है
भूमि कर, घर कर, पानी कर, सड़क कर, इस तरीके से कर से इसकी व्यवस्था की गई थी इसमें। इस चार्टर एक्ट ने कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य बना दिया। ब्रिटिश संसद की अनुमति के बिना यह विधियां लागू नहीं की जा सकती थीं। कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नरों तथा प्रधान सेनापतियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। इसके लिए ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति अनिवार्य थी। आइए अब हम 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में देखते हैं। 1833 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। आइए अब इसका प्रशासन का केंद्रीकरण देखते हैं कि इस एक्ट के तहत किस प्रकार प्रशासन का केंद्रीयकरण किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी अपनी विधायी शक्तियों को खो चुकी थी। पिछले अधिनियमों के तहत बनाए गए कानूनों को विनियम कहा जाता था, जबकि इस अधिनियम के तहत बनाए गए कानून को अधिनियम कहा जाता था। गवर्नर जनरल की सरकार को भारत सरकार कहा जाता था और परिषद को भारत परिषद कहा जाता था। परिषद में गवर्नर जनरल के पास ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र को किसी भी कानून में संशोधन, निर्माण या परिवर्तन करने का अधिकार था। गवर्नर जनरल परिषद में फिर से 4 सदस्य होने थे। चौथे सदस्य के पास सीमित शक्तियां ही थीं। किसी भी मामले पर विवाद के समय गवर्नर जनरल का निर्णय मान्य होगा। आइए अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य निकाय से एक प्रशासनिक निकाय बन गया। आइए इसके बारे में देखते हैं। इसने एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया। अब ये कंपनी एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बन गई थी, क्योंकि जो इसका व्यापार पे एकाधिकार था वो इस एक्ट 1833 के चार्टर एक्ट के तहत पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रशासनिक निकाय के रूप में कार्य करेगी। इसका अर्थ है कि चीन के व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार जो उसने चार्टर अधिनियम 1813 के साथ प्राप्त किया था वो समाप्त कर दिया गया था। आइए अब हम प्रतियोगिता के विचार का परिचय देखते हैं कि किस प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत करने की बात कही गई थी इस एक्ट के तहत। आइए देखते हैं। इस अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवा के धर्म, रंग, जाति और पंथ के रूप में प्रतिबंधों को हटा दिया था। इसने देश के प्रशासन में भारतीयों की मुक्त भागीदारी का प्रावधान किया, परंतु यह लागू नहीं हो सका क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका कड़ा विरोध किया था। इसके चयन के लिए योग्यता को ही एकमात्र मानदंड बना दिया था। इस अधिनियम ने निर्देशकों के न्यायालय को प्रतियोगी परीक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्तियों के रूप में सालाना 4 गुना अधिक उम्मीदवारों को नामित करने की शक्ति दी। चयन के पश्चात इनकी ट्रेनिंग हैटलेबुरी में होती थी। आइए अब हम लोग विधि आयोग का गठन को देखते हैं कि इस एक्ट के तहत विधि आयोग का गठन भी किया गया था। 1833 के चार्टर अधिनियम ने पहली बार कानून को संहिताबद्ध करने का प्रयास किया। अधिनियम में एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान था जिसे
विधि आयोग के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध और समेकित करना था। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की नियुक्ति की गई। इसमें अन्य 3 सदस्य थे, जो इनका नाम है J.M. मदिरा, G.W. एंडरसन और C.H. कैमरून। 1847 में मैकाले कोड या दंड संहिता का मसौदा सरकार को प्रस्तुत किया गया। सिविल प्रक्रिया संहिता 1862 में पेश की गई थी। इसके बाद 1860 में भारतीय दंड संहिता और 1862 में आपराधिक प्रक्रिया संहिता लागू की गई थी। आइए अब हम लोग 1833 चार्टर एक्ट के तहत जो अन्य नियम लागू बनाए गए थे, हम उनको देखते हैं। अन्य प्रावधान: अंग्रेजों को बिना अनुमति पत्र के ही भारत आने तथा रहने की आज्ञा दे दी गई। वे भारत में भूमि भी खरीद सकते थे। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया तथा गवर्नर जनरल को निर्देश दिया कि भारत में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। आइए अब हम लोग 1853 के चार्टर अधिनियम को देखते हैं। आइए देखते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। आइए हम लोग 1853 के चार्टर अधिनियम की पृष्ठभूमि को देखते हैं कि यह कानून क्यों लाया गया था। ब्रिटिश संसद ने 1853 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का नवीनीकरण किया है, लेकिन पिछले चार्टर 1793, 1813 और 1833 की तरह इस अधिनियम में समय अवधि का उल्लेख नहीं किया गया था। जैसे कि पिछले 3 अधिनियम में स्पष्ट था कि नवीनीकरण 20 वर्षों के लिए किया गया है, परंतु इस अधिनियम में इस तरीके की कोई भी प्रावधान नहीं था कि जो नवीनीकरण किया जा रहा है वो कितने वर्षों के लिए है। आगे देखते हैं, यह डलहौजी के समय में पारित किया गया था, जो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य कर रहा था। 1833 और 1853 के चार्टरों के बीच सिंध और पंजाब को कंपनी के क्षेत्र में मिला लिया गया। 1843 में सिंध को और 1849 में पंजाब को ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत क्षेत्र में मिला लिया गया था। आइए अब हम लोग 1853 के चार्टर अधिनियम में क्या क्या प्रशासनिक परिवर्तन हुए थे उसको देखते हैं। इस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरलों की परिषदों के विधायक और कार्यकारी कार्यों को अलग किया। इस अधिनियम ने परिषद में 6 नए सदस्यों को जोड़ने का प्रावधान किया और इसमें एक अलग गवर्नर जनरल की विधान परिषद बनाई, जिसे भारतीय विधान परिषद के रूप में जाना जाने लगा। परिषद की यह विधायी शाखा एक लघु संसद के रूप में कार्य करती थी। ब्रिटिश संसद के समान प्रक्रियाओं को अपनाते हुए गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शाखा ने ब्रिटिश संसद के मॉडल पर संसद के रूप में कार्य किया। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य
बना दिया गया। बंगाल के लिए तथा बंगाल के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। निर्देशकों की संख्या में कमी। यह अधिनियम निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या को 24 से घटाकर 18 कर देता है। उन 18 में से 6 को क्राउन द्वारा नामित किया जाता था। आईसीएस में एक खुली प्रतियोगिता का परिचय, जो वर्तमान में आईएएस की पोस्ट होती है। इस अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन और भारतीयों की एक खुली प्रतियोगी प्रणाली की शुरुआत की। भर्ती की एक खुली प्रतियोगी प्रणाली की शुरुआत की। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक भारतीय सिविल सेवा पर एक समिति नियुक्त की गई, जिसे मैकाले समिति कहा जाता है। ब्रिटिश क्राउन का सशक्तिकरण। इस अधिनियम के द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पूर्ण सदस्य बनाया गया। इसके अलावा इसने ब्रिटिश क्राउन को भारतीय विधि आयोग के मसौदे और रिपोर्ट की जांच करने के लिए इंग्लैंड में एक विधि आयोग नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें तथा ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तथा अगर आप मुझसे मेरे अन्य सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज और इंस्टा पेज के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। धन्यवाद।